आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान हमारा जो ये क्वाड ग्रुप था ना, ये जो क्वाड समूह था, इसने 1 अरब वैक्सीन डोज बांटने का लक्ष्य रखा था, जो इसके मानवीय पहलू को दिखाता है, यानी कि ह्यूमन एंगल को दिखाता है। तो जब किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो क्वाड के जो देश होते हैं ना, ये राहत और बचावी कामों में सबसे पहले हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के क्षेत्र में भी ये देश आपस में सहयोग करके वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अब क्वाड का विश्व के लिए क्या महत्व है ये तो हमने समझ लिया। अब क्वाड का भारत के लिए क्या महत्व है, जरा इस पर नज़र डालते हैं। देखो, भारत के लिए क्वाड कई मायनों में फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो ये चीन के बढ़ते दायरे को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती है ना, उसको मजबूत करने के लिए क्वाड बड़ा ही बेहतरीन मंच है, जहाँ पर हम पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से निकटता बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मालाबार युद्ध अभ्यास। इस तरह के कार्यक्रमों के तहत हमारी जो नौसेना के आधुनिक प्रशिक्षण को सहयोग मिलता है दूसरे देशों की सेनाओं के साथ। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी वगैरह के जो फील्ड हैं उसमें भी क्वाड के कारण भारत को बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है ना, उसमें भी मजबूती मिलती है। और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा है ना, व्यापक आत्मनिर्भर भारत की जो पहल रही है, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इस तरह के इनिशिएटिव में मदद मिलना बहुत हद तक हमारा साबित होते हुआ आया है। क्वाड की कुछ अन्य प्रमुख पहले भी रही हैं। क्वाड फेलोशिप, क्यू चैम्प, है ना, क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल, क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। देखो, इनको ना आप नोट डाउन कर लो, बस ये नाम, क्वाड फेलोशिप, क्यू चैम्प। अब यूपीएससी आपसे ना क्यू चैम्प पर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें 4 अलग अलग ग्रुप के नाम दे देगा जिनका नाम क्यू से होगा शुरू, को कंफ्यूज कर देगा कि कौन से का पार्ट है ये। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ों के बस नाम याद रखने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वाड के समक्ष क्या क्या मौजूद चुनौतियाँ होती हैं। देखो, क्वाड के सामने ना कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहले इसकी औपचारिक संस्थागत बनावट अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है जितना किसी भी संगठन की होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चीन जैसे जो देश है ना, वो क्वाड को अपने शीत युद्ध की मानसिकता कहकर इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, देखो, इससे ना एशियाई नेटो बनाने की कोशिश बताया जाता है। वो कहते हैं कि ये क्वाड को ना एशिया का नेटो बना रहे हैं। अब नेटो क्या है? नेटो एक ऐसा ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए है, प्लस में यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। इनमें से यदि किसी एक, ये ना एक मिलिट्री का अलायंस है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री यूएसए पे अटैक करता है ना, तो नेटो के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है चार्टर में कि वो माना ये जाएगा कि उसने पूरे नाटो ग्रुप के ऊपर अटैक किया है। इसलिए ऐसा हो रहा था कि यूक्रेन को यूएस से नाटो का ग्रुप बनाना चाह रहा था, नाटो का पार्ट। उसके बाद अगर रशिया कभी भी यूक्रेन पे युद्ध करता तो वो यूएसए का वॉर बन जाता, यूरोपियन यूनियन का वॉर बन जाता। और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। चाइना ऐसा मान रहा है कि जो क्वाड है ना, ये एशिया का नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चाइना इसका थोड़ा सा विरोध भी करता है। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा चारों देशों के अपने अपने हित भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे भारत का जो ध्यान है ना, मुख्यतः इस बात से होता है कि चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर कैसे काम करना है। वहीं पर अमेरिका की जो रणनीतिक प्राथमिकता है ना, वो वैश्विक स्तर पर फैली हुई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर रहता है। जापान की सुरक्षा अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से ना सबको एक राय पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा साथ ही यूरोप और जो मध्य पूर्व में चल रही उठापटक है ना, उसके कारण अमेरिका का ध्यान कभी कभी इंडो पैसिफिक से हट भी जाता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको बार बार क्वाड का जो
ग्रुप है ना ये फेस करता है। अब क्वाड से कुछ जुड़ी हुई वो समस्याएं जो भारत के संबंधित में हैं। देखो, भारत के मन में ना कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे अहम ये कि क्वाड अगर औपचारिक सैन्य संगठन बन जाता है तो हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है जी। साथ में ही भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करता है। ठीक है जी। तो हमें सतर्क रहना पड़ता है कि क्वाड को पूरी तरह से एंटी चाइना समूह ना समझा जाए। जितना ज़्यादा विश्व में इस चीज़ को एंटी चाइना समझा जाएगा उतना चाइना हमारे खिलाफ बढ़ेगा। और हम नहीं चाहते ना कि हमारा कोई भी नेबर हमारे से इस तरह की दुश्मनी ले। वैसे हम उनको हरा देंगे लेकिन नुकसान होगा ना बहुत सारा। फिर दूसरे ग्रुप है स्क्वाड, जैसे कि इस तरह के जो समूह बन रहे हैं ना इसमें क्वाड का महत्व कम होते जा रहा है। भारत अपने विदेश संबंधों में थोड़ा लचीलापन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहता है। ठीक है, फिर चाहे वो एससीओ ही क्यों ना हो। अब एससीओ के अंदर भारत चाइना के साथ होता है, आरआईसी के अंदर भारत चाइना के साथ है, ब्रिक्स वाले ग्रुप में भारत चाइना के साथ होता है। ठीक है, क्वाड में चाइना नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो संगठन वगैरह होते हैं ना, या रूस के जिस तरह के पारंपरिक सहयोगी देश होते हैं उन सबसे बनाए रखनी होती है। ठीक है, तो इस भारत इन तरह के किसी भी तरह की समस्या में फंसना नहीं चाहता। ठीक है, अब आगे की हमारी राह क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड, रोड अहेड हमारा क्या होगा, उस पर नज़र डालते हैं। देखो, इसको ना एक औपचारिक रूप देना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक स्थायी सचिवालय या फिर एक मजबूत संरचना होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इससे ना यह क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति में एक स्थायी मंच बन जाएगा। ठीक है, दूसरे क्षेत्रीय संगठन जैसे कि एशियान हो गया, आईओआरए हो गया, है ना, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन हो गया, इनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना कि उनके अलग करके। ठीक है, तो क्वाड को उन देशों तक भी पहुंचना होगा जो अभी इस पहल से जुड़े भी नहीं हैं, और उनसे भी अपने लाभ वाले प्रोजेक्ट के साथ काम करना होगा। ठीक है जी। अब सबसे अहम बात यह है कि चीन को सीधे निशाना बजाने के बजाय क्वाड को अपने साझा हितों पर ध्यान देना चाहिए ताकि संघर्ष से बचा जा सके और विकास के रास्ते खोले जा सके। अब कुछ क्वाड के टॉपिक से कनेक्टेड न्यूज़ है, उनके ऊपर ज़रा नज़र मार लेते हैं। अहम खबर ये है कि क्वाड ने डीपीआई, डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत जारी किए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि चारों जो देश हैं ना क्वाड के, ये मिलकर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो दूसरे सामाजिक क्षेत्र हैं ना, इनमें तेज़ी से प्रगति लाना चाहते हैं। अभी डीपीआई क्या होता है? देखो, डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि एक ऐसा डिजिटल ढांचा जिसके ज़रिए हम आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का ज़्यादा आसान और सुरक्षित तरीके से लोगों तक उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे सड़कें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, वैसे ही डीपीआई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ता है। ठीक है, अब इंडिया स्टैक जो है ना, ये भारत का पहला ही डीपीआई है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो आधार कार्ड हैं, हमारा जो यूपीआई है, इस तरह की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब डीपीआई के लिए क्वाड के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इंग्लिश में बोले तो क्वाड के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं डीपीआई को ध्यान में रखते हुए। देखते हैं, तो क्वाड ने डीपीआई के लिए कुछ अहम सिद्धांत रखे थे। सबसे पहले था समावेशिता। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, चाहे तो वे आर्थिक तौर पर कमज़ोर हों या टेक्नोलॉजी में नए हों। फिर सहयोग पर जोर दिया गया। ठीक है, ताकि जो नई सर्विसेज और जो समाधान है ना, उनका विकास हो सके। मॉड्यूलर डिज़ाइन होने से ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है जी। इसको स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब इसको बढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ताकि अचानक से बढ़ती हुई मांग को संभाला जा सके। ठीक है, मापनीयता, संधारणीयता। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना, टिकाऊपन के लिए फंडिंग और तकनीकी सहायता होने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी, मानव अधिकारों का सम्मान, है ना, गोपनीयता, पारदर्शिता, इस तरह के जो मूलभूत सिद्धांत हैं ना, वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिद्धांत होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, अब देखो डीपीआई को अपनाने के लिए कुछ वैश्विक पहल पहले किए जा चुके हैं। ठीक है, यूएनडीपी ने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, वन फ्यूचर अलायंसेस पे काम कर रहा है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी पोर्टल, रिपोजिटरी पोर्टल मतलब यहाँ पर ना सारी सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। ठीक है, एसआईएफ,
सोशल इम्पैक्ट फंड, इसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस तरह की पहल डीपीआई को लेकर की जा चुकी है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों के आधार पर क्वाड देश मिलकर डिजिटल इंडिया, डिजिटल जापान, डिजिटल अमेरिका और डिजिटल ऑस्ट्रेलिया जैसे कार्यक्रमों को और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ लोगों की सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि डेटा की सुरक्षा और निजता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो हमारा क्वाड का पूरा टॉपिक था, इसको संक्षिप्त में इसका विश्लेषण कर दिया, एक्सप्लेनेशन किया है। तो इसकी खबरों से लेकर इसकी चुनौतियों तक और भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं। ठीक है, आप यूपीएससी या फिर एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्वाड से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, है ना, क्षेत्रीय गुट राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े पेपर में। तो उम्मीद है कि जानकारी आपकी मदद करेगी। और अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो, इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान हमारा जो ये क्वाड ग्रुप था ना, ये जो क्वाड समूह था, इसने 1 अरब वैक्सीन डोज बांटने का लक्ष्य रखा था, जो इसके मानवीय पहलू को दिखाता है, यानी कि ह्यूमन एंगल को दिखाता है। तो जब किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो क्वाड के जो देश होते हैं ना, ये राहत और बचावी कामों में सबसे पहले हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के क्षेत्र में भी ये देश आपस में सहयोग करके वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अब क्वाड का विश्व के लिए क्या महत्व है, ये तो हमने समझ लिया। अब क्वाड का भारत के लिए क्या महत्व है, जरा इस पर नज़र डालते हैं। देखो, भारत के लिए क्वाड कई मायनों में फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो ये चीन के बढ़ते दायरे को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती है ना, उसको मजबूत करने के लिए क्वाड बड़ा ही बेहतरीन मंच है, जहाँ पर हम पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से निकटता बढ़ा सकते हैं। तीसरा, मालाबार युद्ध अभ्यास, इस तरह के कार्यक्रमों के तहत हमारी जो नौसेना के आधुनिक प्रशिक्षण को सहयोग मिलता है दूसरे देशों की सेनाओं के साथ। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी वगैरह के जो फील्ड हैं, उसमें भी क्वाड के कारण भारत को बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है ना, उसमें भी मजबूती मिलती है। और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा है ना, व्यापक आत्मनिर्भर भारत की जो पहल रही है, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस, इस तरह के इनिशिएटिव में मदद मिलना बहुत हद तक हमारा साबित होते हुआ आया है। क्वाड की कुछ अन्य प्रमुख पहले भी रही हैं, क्वाड फेलोशिप, क्यू चैम्प, है ना, क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल, क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। देखो, इनको ना आप नोट डाउन कर लो, बस ये नाम, क्वाड फेलोशिप, क्यू चैम्प। अब यूपीएससी आपसे ना क्यू चैम्प पर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, और उसमें 4 अलग अलग ग्रुप के नाम दे देगा जिनका नाम क्यू से होगा शुरू, को कंफ्यूज कर देगा कि कौन से का पार्ट है ये। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ों के बस नाम याद रखने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वाड के समक्ष क्या क्या मौजूद चुनौतियाँ होती हैं। देखो, क्वाड के सामने ना कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहले इसकी औपचारिक संस्थागत बनावट अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है जितना किसी भी संगठन की होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चीन जैसे जो देश है ना, वो क्वाड को अपने शीत युद्ध की मानसिकता कहकर इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, देखो, इससे ना एशियाई नेटो बनाने की कोशिश बताया जाता है। वो कहते हैं कि ये क्वाड को ना एशिया का नेटो बना रहे हैं। अब नेटो क्या है? नेटो एक ऐसा ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए है प्लस में यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। इनमें से यदि किसी एक, ये ना एक मिलिट्री का अलायंस है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री यूएसए पे अटैक करता है ना, तो नेटो के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, चार्टर में, कि वो माना ये जाएगा कि उसने पूरे नाटो ग्रुप के ऊपर अटैक किया है। इसलिए ऐसा हो रहा था कि यूक्रेन को यूएस से नाटो का ग्रुप बनाना चाह रहा था, नाटो का पार्ट। उसके बाद अगर रशिया कभी भी यूक्रेन पे युद्ध करता तो वो यूएसए का वॉर बन जाता, यूरोपियन यूनियन का वॉर बन जाता। और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। चाइना ऐसा मान रहा है कि जो क्वाड है ना, ये एशिया का नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चाइना इसका थोड़ा सा विरोध भी करता है। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा चारों देशों के अपने अपने हित भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे भारत का जो ध्यान है ना, मुख्यतः इस बात से होता है कि चीन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर कैसे काम करना है। वहीं पर अमेरिका की जो रणनीतिक प्राथमिकता है ना, वो वैश्विक स्तर पर फैली हुई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर रहता है। जापान की सुरक्षा अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से ना सबको एक राय पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, फिर इसके अलावा
साथ ही यूरोप और जो मध्य पूर्व में चल रही उठापटक है ना, उसके कारण अमेरिका का ध्यान कभी कभी इंडो पैसिफिक से हट भी जाता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको बार बार क्वाड का जो ग्रुप है ना ये फेस करता है। अब क्वाड से कुछ जुड़ी हुई वो समस्याएं जो भारत के संबंधित में हैं। देखो, भारत के मन में ना कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे अहम ये कि क्वाड अगर औपचारिक सैन्य संगठन बन जाता है तो हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है जी। साथ में ही भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करता है। ठीक है जी। तो हमें सतर्क रहना पड़ता है कि क्वाड को पूरी तरह से एंटी चाइना समूह ना समझा जाए। जितना ज़्यादा विश्व में इस चीज़ को एंटी चाइना समझा जाएगा उतना चाइना हमारे खिलाफ बढ़ेगा। और हम नहीं चाहते ना कि हमारा कोई भी नेबर हमारे से इस तरह की दुश्मनी ले। वैसे हम उनको हरा देंगे लेकिन नुकसान होगा ना बहुत सारा। फिर दूसरे ग्रुप है स्क्वाड, जैसे कि इस तरह के जो समूह बन रहे हैं ना इसमें क्वाड का महत्व कम होते जा रहा है। भारत अपने विदेश संबंधों में थोड़ा लचीलापन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहता है। ठीक है, फिर चाहे वो एससीओ ही क्यों ना हो। अब एससीओ के अंदर भारत चाइना के साथ होता है, आरआईसी के अंदर भारत चाइना के साथ है, ब्रिक्स वाले ग्रुप में भारत चाइना के साथ होता है। ठीक है, क्वाड में चाइना नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो संगठन वगैरह होते हैं ना, या रूस के जिस तरह के पारंपरिक सहयोगी देश होते हैं उन सबसे बनाए रखनी होती है। ठीक है, तो इस भारत इन तरह के किसी भी तरह की समस्या में फंसना नहीं चाहता। ठीक है, अब आगे की हमारी राह क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड, रोड अहेड हमारा क्या होगा, उस पर नज़र डालते हैं। देखो, इसको ना एक औपचारिक रूप देना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक स्थायी सचिवालय या फिर एक मजबूत संरचना होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इससे ना यह क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति में एक स्थायी मंच बन जाएगा। ठीक है, दूसरे क्षेत्रीय संगठन जैसे कि एशियान हो गया, आईओआरए हो गया, है ना, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन हो गया, इनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ना कि उनके अलग करके। ठीक है, तो क्वाड को उन देशों तक भी पहुंचना होगा जो अभी इस पहल से जुड़े भी नहीं हैं, और उनसे भी अपने लाभ वाले प्रोजेक्ट के साथ काम करना होगा। ठीक है जी। अब सबसे अहम बात यह है कि चीन को सीधे निशाना बजाने के बजाय क्वाड को अपने साझा हितों पर ध्यान देना चाहिए ताकि संघर्ष से बचा जा सके और विकास के रास्ते खोले जा सके। अब कुछ क्वाड के टॉपिक से कनेक्टेड न्यूज़ हैं, उनके ऊपर ज़रा नज़र मार लेते हैं। अहम खबर ये है कि क्वाड ने डीपीआई, डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत जारी किए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि चारों जो देश हैं ना क्वाड के, ये मिलकर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो दूसरे सामाजिक क्षेत्र हैं ना, इनमें तेज़ी से प्रगति लाना चाहते हैं। अभी डीपीआई क्या होता है? देखो, डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि एक ऐसा डिजिटल ढांचा जिसके ज़रिए हम आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का ज़्यादा आसान और सुरक्षित तरीके से लोगों तक उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे सड़कें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, वैसे ही डीपीआई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ता है। ठीक है, अब इंडिया स्टैक जो है ना, ये भारत का पहला ही डीपीआई है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो आधार कार्ड हैं, हमारा जो यूपीआई है, इस तरह की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब डीपीआई के लिए क्वाड के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इंग्लिश में बोले तो क्वाड के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं डीपीआई को ध्यान में रखते हुए। देखते हैं, तो क्वाड ने डीपीआई के लिए कुछ अहम सिद्धांत रखे थे। सबसे पहले था समावेशिता। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, चाहे तो वे आर्थिक तौर पर कमज़ोर हों या टेक्नोलॉजी में नए हों। फिर सहयोग पर जोर दिया गया। ठीक है, ताकि जो नई सर्विसेज और जो समाधान है ना, उनका विकास हो सके। मॉड्यूलर डिज़ाइन होने से ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है जी। इसको स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब इसको बढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ताकि अचानक से बढ़ती हुई मांग को संभाला जा सके। ठीक है, मापनीयता, संधारणीयता। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना, टिकाऊपन के लिए फंडिंग और तकनीकी सहायता होने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी, मानव अधिकारों का सम्मान, है ना, गोपनीयता, पारदर्शिता, इस तरह के जो मूलभूत सिद्धांत हैं ना, वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिद्धांत होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, अब देखो डीपीआई को अपनाने के लिए कुछ वैश्विक पहल पहले किए जा चुके हैं। ठीक है, यूएनडीपी ने इसके ऊपर काम किया।
ठीक है। वन फ्यूचर अलायंसेस पे काम कर रहा है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी पोर्टल मतलब यहाँ पर ना सारी सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। ठीक है। एसआईएफ सोशल इम्पैक्ट फंड, इसमें पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस तरह की पहल डीपीआई को लेकर की जा चुकी है। ठीक है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर क्वाड देश मिलकर डिजिटल इंडिया, डिजिटल जापान, डिजिटल अमेरिका और डिजिटल ऑस्ट्रेलिया जैसे कार्यक्रमों को और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ लोगों की सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि डेटा की सुरक्षा और निजता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो हमारा क्वाड का पूरा टॉपिक था, इसको संक्षिप्त में इसका विश्लेषण कर दिया, एक्सप्लेनेशन किया। तो इसकी खबरों से लेकर इसकी चुनौतियों तक और भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं। ठीक है। आप यूपीएससी या फिर एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्वाड से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, है ना, क्षेत्रीय गुट राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े पेपर में। तो उम्मीद है कि जानकारी आपकी मदद करेगी। और अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। संघर्ष के समाधान में भारत की क्या भूमिका रही है। ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, और यह विषय आपके यूपीएससी के लिए, है ना, और आपके एसएससी, आपका यूपीपी, सीएस, सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं किस तरह से खबरों में बना। देखो, खबरों में ये इसलिए आया क्योंकि रूस की जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने हाल ही में कहा कि वे रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भारत, ब्राज़ील और चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब इससे यह साफ होता है कि भारत का नाम अब बड़े वैश्विक मंचों पर एक मध्यस्थ मध्यस्थ यानी मीडिएटर के तौर पर सामने रखा जा रहा है। वैसे मैं आपको यहाँ से आपके पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 51 को याद दिलाना चाहूँगा। देखो, आप कितनी तैयारी कर लो, जब तक आपको टॉपिक्स को आपस में रिलेट करना नहीं आएगा ना, आपकी तैयारी स्ट्रांग नहीं है। आर्टिकल 51 सडनली मुझे याद आ गया, क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप इस आर्टिकल को देखो तो भारतीय संविधान की अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की वकालत करता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है। इसी के चलते भारत, ब्राज़ील और चीन जैसे देश अहम रोल निभा रहे हैं। ठीक है। और ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी दोनों के लिए बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है। अब इससे संबंधित और तथ्यों को जानते हैं। देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम युद्ध से दूर रहें, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से शांति का संदेश लेकर आए। आप चाहें तो इसको परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस स्थिति में दिलचस्पी लोगों की तब आने लगी जब भारत के प्रधानमंत्री ने कीव का दौरा किया और फिर वो रूस भी गए। तो ये बताता है कि भारत दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश कर रहा है। यह वही यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है जो 1945 के बाद इतना लंबा खिंच चुका है। ठीक है। और इससे अभी तक कोई ठोस समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। फिर आगे क्या हुआ? रूस ने स्विट्ज़रलैंड में हुए शांति सम्मेलन यानी कि पीस समिट में भाग नहीं लिया था। वहीं पर ब्राज़ील, चीन ने, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित एक प्रस्ताव दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। अब ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि वर्तमान समय में कोई एकमात्र समाधान दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी के बीच में भारत समेत कई उभरते देश शांति स्थापित करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यूपीएससी की दृष्टि में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पहल बनती जा रही है, यानी कि डिप्लोमेटिक पहल की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्टेप की यहाँ पर हम। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देखें। देखो, भविष्य में आप लोग, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएफएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा। ठीक है। ये सब बातें ना आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। बेशक आप इंडियन फॉरेन सर्विस में ना जाएं, आप आईएएस या आईपीएस बने, पर ये बातों आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है। अब होने वाला क्या है आगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में ना भारत का क्या योगदान रहा है। देखो, भारत अब सिर्फ देखने वाले देशों में से नहीं रह गया है। ठीक है। बड़े ही सक्रिय मतलब एक्टिव तरीके से मध्यस्थ यानी मीडिएटर बनने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 2018 में भारत ने सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच हवाई क्षेत्र से संबंधित प्रतिबंध हटवाने की मदद की थी, जो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक था। ठीक है। भारत की ना एक विदेश नीति रही है 5 को लेकर। सिद्धांत बेसिकली सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। अब ये सब
आपस में इंगित करते हैं कि हम संवाद और कूटनीति, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल डायलॉग का सपोर्ट लेते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। तो बात यह खास बात यह कि भारत ने ना जब G20 की अध्यक्षता के दौरान भी रूस और यूक्रेन युद्ध में गंभीर परिणामों पर जोर दिया था, ताकि वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ हो ना उसको मजबूती से सामने लाया जा सके। फिर हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सारी दुनिया एक परिवार है। ये भारत की ना एक फिलॉसफी रही है, एक पुरानी सोच रही है, एक धारा बनी हुई है, जिसने हमें शांति और सौहार्द का समर्थक बनाया है। अब देखो इतिहास में देखें ना तो हमने कभी उपनिवेशवाद या फिर विस्तारवादी नीतियां नहीं अपनाई, ठीक है। 2014 में भारत ने सबसे पहले मालदीव को पेयजल संकट से उभारने के लिए मदद सामने दी करी थी, ठीक है। और ये उदाहरण बताता है कि हम लोग वैश्विक स्तर पर मानवीय मदद यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब इसी अनुभव के दम पर भारत दूतावास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना की जो सहभागी है ना वो हमेशा बनाए रखता है। अब शांति के लिए ना भारत ने ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत सारे कदम उठाए थे, ठीक है। अगर हम लोग इतिहास पर नज़र डालते हैं तो 1955 में सोवियत संघ यानी कि USSR और ऑस्ट्रिया के बीच में मध्यस्थता को लेकर 1956 में, ठीक है, कोरियाई संकट में भारत ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। वियतनाम के जो युद्ध हुए थे ना उसमें भी भारत अंतर्राष्ट्रीय आयोग से सह अध्यक्ष के तौर पर शामिल था। 1979 में भारत ने चीन द्वारा जो वियतनाम पर हमले का विरोध जो हमले हुए थे उसका विरोध भी किया था। अब इन सबसे बड़ा साफ हो जाता है कि भारत का शांति स्थापना का जो अनुभव है ना वो आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है, ठीक है। देखो जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है ना, जिनेवा के समझौते इत्यादि, उन सब की जानकारी से लैस भारत एक बड़ी आधुनिक दृष्टिकोण रखता है, जहाँ पर हम सिर्फ तटस्थता की बात नहीं करते बल्कि सक्रिय समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और UPSC की तैयारी में ना इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, भारत की भूमिका को, इन सबको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के जब हम लोग भारत कदम उठाता है ना तो बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, है ना, बीच बीच में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि भारत को राष्ट्र बिना किसी चुनौती के मिल गया हो। हमने अपने ही पड़ोस जैसे पाकिस्तान के साथ बहुत सारा तनाव झेला है ना। वैश्विक स्तर पर पावरफुल देश जैसे अमेरिका, UK, इनकी तुलना में हमने अपने संसाधनों व प्रभाव के कम होने की जैसी दिक्कतों का हमेशा सामना किया है, ठीक है। और उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो रूस के खिलाफ प्रस्ताव थे ना उस पर भारत का एब्सटेंशन बोलते हैं इसको, है ना। इस तरह की चीज़ें करना अक्सर हमारी तटस्थता यानी कि नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है, ठीक है। और इसके साथ ही देखो आर्थिक हित की भी बात की जाती है, जैसे हमें ईरान से कच्चे तेल की आवश्यकता होती है, तो कई बार हम लोग विदेश नीति में संतुलन बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ईरान की मदद करें या संयुक्त ये जो अमेरिका है उनकी बातें सुने। अब अमेरिका ईरान की नहीं मानता और अमेरिका भारत को उसी तरह से चलने की कोशिश कराता है, लेकिन भारत को ईरान से तेल भी चाहिए होता है ना। इसके अलावा जो हमारे बाकी कश्मीर वगैरह के जो मुद्दे होते हैं, है ना, वो बड़े ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं, तो भारत ने हमेशा ही तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ना नकारा होता है। तो जब अन्य क्षेत्रों में भारत का मध्यस्थता आगे बढ़ के आती तो वो लोग इस बात को बोलते हैं कि जब भारत अपने मामलों में तो किसी को आने देता नहीं है, दूसरों के मामलों में क्यों बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, संकट है जिनका भारत बार बार सामना करता है, ठीक है। अब आगे की राह क्या बनती है, फिर भारत करे तो क्या करे, ठीक है। तो सवाल यही निकल के आता है। देखो भारत को ना अपनी न्यूट्रल छवि को बरकरार रखते हुए बातचीत का जो मंत्र है ना कि हम उसको बरकरार रखना पड़ेगा और इसके लिए डायलॉग प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जहाँ से सभी पक्षों को जोड़ने की कोशिश की जा सके, ठीक है। इसके अलावा भारत अपने पुराने जो कोरियाई संकट समाधान वाले अनुभव थे ना उन सबसे सबक ले सकता है। साथ में ही जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें एक विशेष शांति अध्ययन की टीम बनाई जा सकती है जो वैश्विक संघर्षों पर रिसर्च करके रणनीतियाँ सुझाए, है ना। फिर दूसरे देश हैं, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये सब जो देश होते हैं ना, इन सब जैसे देशों के साथ साझेदारी करके एक मजबूत समूह बनाया जा सकता है जो कि पश्चिमी देशों
और उनसे बड़े जो शक्तिशाली गुट हैं उनके बीच मध्यस्थता में सहायक बनी। तो इसी तरह हम सामूहिक रूप से वैश्विक मंच को दिशा दे सकते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कोई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक को पढ़ने से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, भारत एक उभरते हुए शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, खास करके ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है ना, तब हमें एक एडहॉक नीति से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने वाली नीति की ओर जाना पड़ेगा। तो हमारा संविधान, हमारी विदेश नीति और हमारा जो ऐतिहासिक अनुभव है ना, ये सब कहते हैं कि भारत आगे इस तरह की चीज़ों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले, और जो भी हमारी खामियां हैं, जो भी संघर्ष हैं, उन सबको भी समझदारी से निपटाए। तो ये टॉपिक हमारा आसान सा था, मेंस के टॉपिक हैं, आपको बाकी समझ होनी चाहिए। प्रीलिम्स में तो कुछ बनता नहीं है इसका, मेंस में और इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा इस तरह के टॉपिक में। टॉपिक नंबर 2.3, भारत और सिंगापुर के संबंध। तो हमारे प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया में 2 देशीय दौरों के दूसरे चरण में सिंगापुर की ये भी यात्रा की थी, जबकि पहले चरण में वे ब्रुनेई दारुसलाम गए थे। ठीक है जी, तो इस तरह की जब यात्राएं होती हैं तो आपके लिए वो एग्ज़ाम में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा इन यात्राओं का क्या संबंध है भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। तो भारत और सिंगापुर के बीच जो गहराते हुए संबंध है ना, उनके बारे में जानेंगे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का दौरा किया था। जो भारत की, आप लोगों को याद होगा ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि हम लोग पूर्व दिशा के जो देश हैं उनके तहत हम लोग कुछ नीतियां बना रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो ये दौरा था ना, काफ़ी अहम था, क्योंकि इसमें भारत ने एशियान जो ग्रुप है हमारा, ASEAN, एशियान से संबंधों की मजबूती मिले इस बात की उम्मीद रखी थी। अब देखो, खासकर सिंगापुर जो कि 1965 में आज़ाद हुआ था, अब ये बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी साल भारत ने उसे मान्यता दे दी थी अपने साथ संबंध बनाने की, और हमारे लिए कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। देखो, जब आप परीक्षा की नज़र से देखते हो ना, तो ये विषय आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण खंडों में से एक होता है। ठीक है जी, अब इस यात्रा के कुछ आउटकम्स को देखेंगे। ठीक है, उनको तरह जाने की कोशिश करते हैं। इस दौर का जो सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि हमारे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब मजबूत करके उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया। ठीक है, व्यापक राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया, एक दर्जा ऊपर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच जो कूटनीति, आर्थिक और जो रक्षा क्षेत्रों में जो और गहराई थी ना, उसमें और आगे काम कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 4 MOUs पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब MOU का मतलब होता है समझौता ज्ञापन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली जो एग्रीमेंट होते हैं ना, समझौते, उसी के लिए एक एक्सपेंडेड वर्ड है। ठीक, तो इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, और जिसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा रोचक है। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर चिप्स हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर हमारे मिसाइल सिस्टम तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम इस क्षेत्र में सिंगापुर के साथ साझेदारी कर पाते हैं तो भारत की मेक इन इंडिया, शॉर्ट में लिखा करो नोट्स में, मेक इन इंडिया पूरा मत लिखा करो, MII। ठीक है, मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ना, उस मुहिम को बहुत तेज़ी मिलेगी, और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ सकेंगे। ठीक है जी, भारत और सिंगापुर के संबंधों के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जान लेते हैं। ठीक है जी, 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर में एक ट्रेडिंग स्टेशन के रूप में विकसित किया था इस जगह को। तो उस समय यह कलकत्ता से शासित होता था। भारत ने 1965 में सिंगापुर को स्वतंत्र देश के तौर पर सबसे पहले मान्यता भी दी थी। फिर आगे बात करते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक के बारे में, व्यापार और आर्थिक सहयोग। देखो, मैं कुछ कुछ शब्दों के ना इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप में से हर बच्चा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में एक्सपर्ट नहीं होता है, बट कभी कभी कुछ शब्द हिंदी इंग्लिश में मैच कर जाते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। व्यापार यानी ट्रेड, आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक, सहयोग यानी कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कभी अगर परीक्षा में आपको हिंदी के शब्दों में कभी कठिनाई हो भी जाए ना, तो भी आप इंग्लिश वाले से समझ सकते हो, आसान हो जाएगा। बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश सारी दोनों भाषाएं हर व्यक्ति को आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं सिंगापुर भारत का जो ये एशियान वाला जो क्षेत्र, मतलब एशियान का जो पूरा ग्रुप है ना, इसमें सिंगापुर भारत का एशियान क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023-24 में यह भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ठीक है,
फिर आते हैं CECA के बारे में। ये क्या चीज़ है? देखो, ये ना द्विपक्षीय व्यापार है, ठीक है। द्विपक्षीय को बोलते हैं हम लोग बाइलेटरल, दो तरफा, दो देशों के बीच आप कह सकते हो। जैसे एक होता है ट्राइलेटरल। लेटरल जो शब्द होता है अंग्रेजी में, इसको साइड बोलते हैं। जैसे आप लोग जब मैथ्स में ट्राइंगल पढ़ते हो ना, तो ट्राई एंगल जो होता है वो ट्राइलेटरल होता है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। ऐसे ही बाइलेटरल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय व्यापार CECA, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, के बाद बढ़कर 2023-24 से अब 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। और भारत नेट इंपोर्टर की श्रेणी में आता है, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत निर्यात से अधिक आयात करता है। हम दूसरे देशों से खरीदते ज़्यादा हैं, दूसरे देशों को बेचते कम है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 2016 में डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था ये, DTAA, ठीक है। एक्चुअली ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, इसको बहुत लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये डबल टैक्स यानी कि दोनों साइड से टैक्स ना लगे, इस पर हस्ताक्षर किए थे ताकि टैक्स की चोरी को भी रोका जा सके। रक्षा के संबंधों में दोनों देशों के बीच 3 सेनाओं के अभ्यास आयोजित होते हैं। एक है अग्नि वॉरियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। फिर सिम्बेक्स है, सिम्बेक्स तो बहुत पॉपुलर है। फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है, ओके। फिनटेक के बारे में बात करते हैं हम लोग। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे आपका QR कोड स्कैनिंग चलता है, UPI, ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो रुपए के कार्ड एवं UPI पे नाउ के लिंक, जैसे क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन है ना, ये आपसी डिजिटल लेन देन को आसान बना रही हैं। फिर बहुपक्षीय, बहुपक्षीय मतलब अब मल्टीलेटरल हो गया, द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल। तो दोनों देशों ने ईस्ट एशिया समिट, G20, कॉमनवेल्थ, IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इस तरह के मंचों पर साथ में काम करने की ठान रखी है, करते हैं काम। सिंगापुर में ने जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था ना, इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और फिर बाद में भारत ने शुरू किया था वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको भी ज्वाइन किया सिंगापुर ने। फिर आता है IPEF, ये होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। तो इंडो पैसिफिक एरिया जो है ना, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन, उसमें भी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भारतीय समुदाय की बात करें, सिंगापुर में जो जातीय भारतीय आबादी है ना, वो लगभग 9.1% के आसपास है। 1.6 मिलियन, देखो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं, तो 1.6 मिलियन के अंदर कितने लाख हो गए? 16 लाख लोग हो गए, ठीक है जी। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? 16 लाख विदेशी लोगों में से करीब 1/5, 20% होता है 1/5। अब आप 16 लाख को 1/5 से गुणा कर दो, तो लगभग कितना आता है? लगभग 3 लाख के आसपास आता है। 3 लाख के आसपास जो लोग हैं वो भारतीय हैं वहाँ पर। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक, तमिल भाषा जो है ना, तो सिंगापुर की जो 4 ऑफिशियल भाषाएं हैं उसमें से एक तमिल भी है वहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात है भारत के लिए। भारत के लिए सिंगापुर का महत्व सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करना, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु यानी कि ब्रिज के रूप में हेल्प करता है ना। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में भौगोलिक स्थिति यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन कितनी है, शिपिंग के रूट में सिंगापुर हेल्प करता है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत काम आता है। निवेश की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हाईएस्ट सोर्स यहाँ से है ना। और जो कुल जो FDI रहा है वो $160 बिलियन तक का रहा है। अब 1 बिलियन के अंदर कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। याद रखना, लिख लो इसको, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो कभी भी मिलियन और बिलियन को जो मल्टीप्लाई करना, उसने 160 बिलियन का, तो यानी कि 160 बिलियन को आप 100 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका नंबर, इतने सारे जो वो आया है, तो मतलब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। फिर चलो अब आगे बात करते हैं इन दोनों के बीच में चुनौतियाँ किस प्रकार की आती हैं। देखो, भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ चुनौतियां हैं। जैसे सबसे पहले चीन का प्रभाव सिंगापुर पर काफ़ी बड़ा है, जिससे कभी कभी भारत को अपने रणनीतिक रूप में बैलेंस बनाने में मुश्किल आती है, ठीक है। सिंगापुर ना एक टैक्स हेवन बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्स हेवन की तरह देखा जाता है, जहाँ से भारत में आने वाले सारे निवेश को पीछे राउंड ट्रिपिंग की संभावना बनी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो भारत के सेवा क्षेत्र को सिंगापुर में अपेक्षित बाजार नहीं मिल पाता, क्योंकि जो वीज़ा के नियम है ना, उनके कारण प्रोफेशनल टैलेंट के लिए
आवागमन आसान नहीं होता। सोने की तस्करी और भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। ये चुनौतियां हमें बताती हैं कि किसी भी द्विपक्षीय संबंध में सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक सहयोग ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी मजबूत करने की ज़रूरत होती है। अब ये हमने थोड़ी सी तकलीफ़ें भी देख ली, चुनौतियाँ। तो आगे की दिशा क्या बनेगी, वे फॉरवर्ड, रोड अहेड क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। देखो, आगे का रास्ता साफ है, हमें CECA की तीसरी समीक्षा पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है जी। और ताकि हम दोनों देशों के आर्थिक सहयोग के कुछ नया आयामों को जोड़ सकें, ठीक है। इसके अलावा AITIGA जो होता है, इसको बोलते हैं एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसकी समीक्षा भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो व्यापारिक जो रास्ते उनमें जो बाधाएं हैं वो कम हो सकें, ठीक है जी। शहरी विकास में सिंगापुर दुनिया के अव्वल देशों में से एक होता है, चाहे वहाँ पर हाउसिंग मॉडल हो या फिर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हो। अगर हम वहाँ के अनुभवों को भारत में लागू करें तो लोगों के जीवन स्तर में तेज़ी से सुधार हो सकता है, ठीक है जी। साथ ही सिंगापुर में होने वाले किसी भी एंटी इंडिया व्यवहार को देख करके तुरंत जवाब देने के लिए हमारे जो दूतावास होते हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, उनको और सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी ये है कि हम सेवा के क्षेत्र में सिंगापुर के बाज़ार में और गहराई से प्रवेश दिलवाएं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम हो और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको बड़ा फ़ायदा मिले, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन करते हैं, निष्कर्ष करते हैं। तो बात यह है कि अंत में यही कहा जा सकता है, भारत, इंडिया और सिंगापुर, ठीक है, एक साथ एक विन विन स्थिति पैदा करते हैं, जहाँ पर सिंगापुर को मजबूत टेक्नोलॉजी और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलता है, वहीं पर भारत को बड़े बाजार का और प्रतिभा के रूप में अवसर मिलते हैं। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन, देखो इसको लेकर के क्वाड वाला भी टॉपिक हमने पढ़ा था, इंडो पैसिफिक को लेकर ये। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही अहम हो गया है। तो सिंगापुर जैसे देश के साथ पार्टनर बनाना हमारी सामरिक हितों में और आर्थिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सिविल सेवा की, UPSC की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, UPPCS की कर रहे हैं, इन सब जो भी आप स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम भी कर रहे हैं, उन सब में ये विषय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है ये, बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीतिक जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स होता है ना, और जो वैश्विक पटल है उस पर भी भारत की भूमिका इसमें बहुत जुड़ी हुई है, ठीक है जी। तो इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं, अगले पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2.4, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, ठीक है। मैं सब चीज़ बहुत आसान करूँगा आपके लिए, ठीक है जी। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, सुर्खियों में क्यों है ना, खबरों में क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका ने ना एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोसा। ओके, ये सब क्या है पूरा अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें अब देखो इसमें ना दोनों देशों के बीच रक्षा की जो सामग्रियाँ होती हैं ना, डिफेंस इक्विपमेंट बोलते हैं, और सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि एक दूसरे देश में अब हम सुरक्षा को लेकर जो भी सामान इधर से उधर कराता ना उसको समय से दिया जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं था कि पहले एग्रीमेंट में कभी चीज़ें होती नहीं है, बट जब आप एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनाते हो जो सिर्फ समय पर चीज़ों को एक दूसरी जगह पहुंचाएगा, तो उसकी महत्वता बन जाती है। सप्लाईज अरेंजमेंट सिक्योरिटी, ओके फाइन, ठीक है। हमारे जो रक्षा मंत्री थे ना, श्री राजनाथ सिंह जी, जो है RJS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने एक कदम उठाया था। अब आपको यहाँ पर मैं एक अतिरिक्त जानकारी देता हूँ। अमेरिकी रक्षा सचिव का नाम है लॉयड जे ऑस्टिन, लॉयड जे ऑस्टिन, ठीक है जी, जिनसे इस यात्रा में बहुत ही अहम वार्ताएं हुई, ठीक है। और यह समझौता भविष्य में भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इससे कुछ और अन्य संबंधित तथ्य भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में देखो, ये जो सोसा की जो व्यवस्था की गई है ना, इसको सोसा ही बोलते हैं, ठीक है। सोसा की व्यवस्था से दोनों देशों को एक दूसरे के आवश्यक रक्षा समाज की तेज आपूर्ति की गारंटी दे दी गई है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका का 18वां ऐसा पार्टनर बना है, ठीक है। यानी कि हर कदम भारत को बहुत से आधुनिक रक्षा उपकरणों तथा प्राथमिकता से पहुंचाना, प्रायोरिटी से पहुंचाएंगे, इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। अब ये बात याद रखना, हालांकि ये जो समझौता है ना, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नॉट बाइंडिंग। आप एक दूसरे पे जोर नहीं दे सकते हो। अब आप सोचोगे यार पहली बात तो आपने एक एग्रीमेंट किया जिसमें आप टाइम से डिलीवरी करोगे, उसमें भी आपने डाल दिया नॉट बाइंडिंग। यस, बड़ी कंट्रीज़ के एग्रीमेंट्स में ऐसा होता है, आपको कुछ क्लॉजेस डालने पड़ते हैं,
ठीक है। लेकिन इससे ना आप फायदा पॉइंट क्या होता है ना, ट्रस्ट के लिए बनाए जाते हैं, बाइंड नहीं करते एक दूसरे को, पर ट्रस्ट बनता है कि ठीक है हम साथ में काम कर रहे हैं, उससे दूसरे डिपार्टमेंट्स पर एक इम्पैक्ट जाता है। ओके। फिर आता है एक आरडीपी एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं पारस्परिक रक्षा खरीद, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद ही होता है, ठीक है। इस पर चल रही बातचीत अगर सफल होती है तो दोनों देशों के बीच खरीद बिक्री की कानूनी जो व्यवस्था है वो और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अब इससे भारत के जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार हैं वो भारत को मिल सकेंगे, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, ठीक है। संपर्क अधिकारी बोलते हैं लाइजन ऑफिसर, ये कॉन्टैक्टिंग ऑफिसर्स होंगे, इनको भी नियुक्त किया जाएगा। इस बात को लेकर के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाले जो ऑफिसर्स होंगे ना, इस एमओयू का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच सूचनाओं का बड़ा तेज आदान प्रदान करेंगे, तेजी से करना है ना, ठीक है। इसके तहत हमारे भारतीय सैन्य अधिकारी जब अमेरिका के प्रमुख कमांड केंद्रों पर काम कर सकेंगे। सोचो, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला, लॉयजन ऑफिसर फ्लोरिडा में स्थित यूएस की ना एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है यूएस की, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर में रहेगा। अब ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रणनीतियों का समझने का बड़ा अच्छा अनुभव मिलेगा, और भविष्य की जो रक्षा योजना है ना, हम उस पर और अधिक सक्षम बन पाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका ने कुछ उपलब्धियां की हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंडिया और यूएस के कोऑपरेशन के कुछ माइलस्टोन्स हैं डिफेंस के सेक्टर में, ठीक है। तो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण मीलों के पत्थर जुड़े हैं। 2015 में एक फ्रेमवर्क समझौते के दौरान दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग को ठोस रूप दिया था। इसके बाद 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला था, जिसके तहत कुछ आधुनिक प्रौद्योगिकियों में लाइसेंस फ्री पहुंच भी हमको मिली थी, ठीक है जी। 2+2 की मीटिंग होती है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और जो भारत के ये जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के मिनिस्टर होते हैं ना, विदेश मंत्री होते हैं, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है जी। अमेरिका के उनके जो ऑपोजिट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो आपसी रक्षा और विदेश नीति के जो मुद्दे होते हैं उन पर बहुत गहन चर्चा होती है, ठीक है जी। 2023 में तैयार किया गया रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप ये बताता है कि दोनों देश की नौसेनाएं और वायुसेना, ठीक है, और खुफिया जानकारी इस तरह के क्षेत्रों में खास तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं दोनों देश, ठीक है। ICET 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत इंडस एक्स पहल की गई थी, ये रक्षा के तकनीक में इनोवेशन को बढ़ावा देने की एक उम्मीद रखता है। इसके अलावा 4 फाउंडेशन के समझौते भी हैं हमारे। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन में आपको हिंदी में कैसे समझा, देखो कभी कभी मैं भी हिंदी में अटक जाऊंगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करना, मेरा सहयोग देना। जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, मूल अधिकार, वैसे ही फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, कुछ मूल समझौते किए गए थे। आधारभूत बोलते हैं, अच्छा हाँ ये देखो आधारभूत, ओके। GSOMIA, लेमोवा, कॉमकासा और बैका, इन चारों के आप नाम याद रखो और एक डेफिनेशन याद रखो। इसमें ना 4 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, 2002, 2016, 2018, 2020, ठीक है। जीसोमिया, लिमोवा, कॉमकासा और बैका, इनकी डेफिनेशन क्या थी? सैन्य सूचना का आदान प्रदान करना, बस इतना याद रखना है जीसोमिया में, ठीक है। लिमोवा, एल से लॉजिस्टिक होता है, लॉजिस्टिक यानी कि सामान वगैरह, ये देखो सामान वगैरह इधर उधर देना। कॉमकासा 2018, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी, सैन्य संचार जो होते हैं ना, सेनाओं की जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, एडवांस रक्षा प्रणालियाँ वगैरह होते हैं, उन सब की एक दूसरे के साथ पहुँच बनाना। बैका, बेसिक एक्सचेंज एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। मैप, ठीक है, ओशियन का चार्ट, समुद्री चार्ट होता है, इसको मैप को क्या बोलेंगे? अरे मैं मैप का वो भूल गया, मानचित्र बोलते हैं मैप को, हाँ। और जो दूसरी चीज़ों का डेटा होता है ना, वो एक्सचेंज करना। तो देख रहे हो आप, एक तरीके से इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी और अगेन डेटा, ये बेसिक एग्रीमेंट्स है। ये आपके एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकते हैं, ये आपको मेंस में लिखना भी होता है, इग्नोर मत करना। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का महत्व क्या है? ओके चलो अब इस थोड़ा सा महत्व को देखने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत कई दशकों से रूस पर निर्भर है अपने रक्षा इक्विपमेंट्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। लेकिन अब अमेरिका के साथ जो हमारा ये
इस तरह के एग्रीमेंट बनाए गए हैं ना, इसके साथ हमारे पास हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे विकल्प खुल रहे हैं। अब ये न सिर्फ रक्षा की तैयारियों को आधुनिक बनाएगा बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी। फिर हमारे पास ना और भी दूसरे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, और हम लोग ये मालाबार जैसे अभ्यास कर रहे होते हैं। तो मालाबार अभ्यास जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यासों की वजह से हमारे नौसेना और वायुसेना के सैनिक अमेरिकी, जापानी और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीति और तकनीक साझा कर पाते हैं। इससे हमारा जो आपसी तालमेल और जो युद्ध की तैयारी होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है ना। फिर हिंद प्रशांत की बात अगर हम करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो चीन के बढ़ते दखल पर अंकुश लगाने के लिए भी भारत और अमेरिका के जो रक्षा सहयोग होते हैं ना, बड़े मददगार होते हैं। एक होता है संयुक्त समुद्री बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। इसमें शामिल होकर भारत ने मतलब भारत जो शामिल होता तो 3.2 मिलियन का जो मिलियन वर्ग मील तक का जो पूरा एरिया होता है ना, उस पर समुद्री क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के साथ मिलकर सुरक्षा बनाने का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है भारत को। ठीक है। फिर हमारे पास ये दूसरी चीज़ें होती हैं, MTCR इंडेक्स एक्स बताता हूँ, जैसे कि तो कुछ सी गार्जियन UAS मिलने से भारत को समुद्री इलाकों में निगरानी रखने की आधुनिक साधन मिल गया है। ठीक है। गार्जियन UAS की पेशकश की गई है। ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें आती हैं और इन सब पे हमें काम करना पड़ता है। नाउ इट बिकम्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए आगे जानना कि इंडस एक्स पहल से भविष्य में स्टार्टअप और जो रक्षा उद्देश्य है ना, उनके लिए नए द्वार खुल जाते हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब दोनों देशों के बीच में ना सहयोग के समय पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है। तो भारत अमेरिका में हम लोग बेसिकली तेल और हथियार के लिए रूस पर निर्भर रह रहे हैं। इसकी वजह से काटसा, ठीक है, काटसा क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी। देखो अमेरिका ने ना एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा वो बनाया एक्ट, ये उनका एक्ट है। ठीक है। जैसे भारत में एक्ट बनते हैं ना, उन्होंने एक्ट बनाया कि अमेरिका ने कहा कि हमारे जो दुश्मन देश हैं, अब अमेरिका के दुश्मन देशों में कौन कौन आता है, तो ईरान आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, रशिया आता है, इस तरह के जो देश हैं। अमेरिका ने कहा कि देखो भाई साहब, अगर आप इन देशों के साथ कोई भी डील करोगे, ठीक है, तो हम आपके ऊपर काटसा का एक्ट लगा देंगे और आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है। तो भारत जब जब रूस के साथ कोई डील करता है ना, तो भारत को डर रहता है, लेकिन भारत को काटसा में कुछ एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं थैंक्स टू आवर डिप्लोमेटिक मिशंस। हमारे जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके विदेश मंत्रालय के बहुत अच्छे कांड्स के, इसमें हम बार बार बचते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी डर रहता है, हम ओवर लिमिट में नहीं जा सकते। ठीक है जी। अमेरिकन जो कंपनियां होती हैं ना, वो अक्सर हथियार बेचने में बड़ा दिलचस्प रखती हैं, लेकिन उनकी पूरी तकनीक बांटने नहीं देती। यानी कि बोलेंगे हम हथियार दे देंगे, आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, जिससे कि भारत के अंदर ना उन रक्षा के जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण को ना बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। ठीक है। भारत में हथियार की खरीद की जो प्रक्रिया है ना, बड़ी धीमी होती है, और उसमें ना एक कुछ नियम लागू होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट क्रेडिट नियम, जिससे कुछ अमेरिकी कंपनियां थोड़ी हिचकिचाती हैं। साथ ही चीन और जो भारत होते हैं ना, चीन को लगता है कि भारत और अमेरिका की जो नज़दीकियाँ हैं ना, वो चीन के जो क्षेत्रीय दबाव वो बनाने की कोशिश करता है ना, उसको रुकावट डालने का एक प्लान होता है, उन चीन को ऐसा लगता है। ठीक है। बौद्धिक संपदा संबंधी, बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई मोबाइल बनाया, तो मोबाइल में आपने कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें इंटेलेक्ट, बुद्धि का इस्तेमाल होता, तो आप उसके ऊपर ना अपना एक वो ले लेते हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ले लेते हो। तो उस चीज़ को लेकर के दोनों कंट्रीज़ में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह के अधिकारों के मामले में भी अब दोनों देशों में विश्वास का माहौल पूरी तरह से मजबूत नहीं बन पाया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, प्राथमिकता निगरानी सूची, कि भाई इस कंट्री पर नज़र रखनी है, यहाँ के लोग ना हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स चुरा लेते हैं। ये थोड़ी चिंता वाली बातें हैं दोनों के एग्रीमेंट्स के बीच में। तो फिर आगे की हमारी राह क्या बन के आती है, अब क्या करें, इतना सब समझ लिया, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है दोनों सेनाओं के बीच ना इंटर ऑपरेबिलिटी के ऊपर काम करना, पारस्परिक सहयोग बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी को, तालमेल को मजबूत करना। इसके लिए नियमित सैन्य अभ्यास करो, जॉइंट ट्रेनिंग करते रहो, खुफिया जानकारी आपस में आदान प्रदान करना। फिर RDP की हम लोग बात कर रहे थे ना, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंतिम रूप में हम जल्दी से हथियार खरीद बिक्री कर सकते हैं और इसे कानूनी सहारा भी मिलेगा। ठीक है जी। अब ये
F414 क्या होता है? भारत में GF414 के जेट इंजन का निर्माण एक बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि इससे पहले हमारे जो LCA MK2 लड़ाकू विमान थे ना, अब इनको इसकी वजह से उच्च शक्ति वाले इंजन मिलेंगे। तो इस तरह की वार्ताओं को हम जल्दी जल्दी पूरा करेंगे तो दोनों का देशों का भरोसा बढ़ेगा। फिर क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, इस तरह के जो मंच है वहाँ पर दोनों देश मिलकर के काम करें, जिससे कि हम लोग दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक रणनीति में संतुलन बना के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। अब जब इसका निष्कर्ष निकालना होगा इस पूरे टॉपिक का, तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भारत अमेरिका के बीच ये जो नए रक्षा के समझौते हैं ना, ये दोनों देशों को न केवल रणनीतिक रूप से करीब लेके आएंगे, बल्कि प्रौद्योगिक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को मजबूत करेंगे। देखो, दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में ना आपसी सहयोग दोनों देशों के युवाओं के लिए बड़ा नया अवसर लेके आएगा, जिम्मेदारियां साथ लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम के अंदर इस तरह के समझौतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनको मिस नहीं करना है। मैंने आपको ये बताया इसके चारों के ऐसे नाम, ईयर और एक क्या करता है, बस नाम ईयर क्या करता है, नाम ईयर क्या, छोटे से नोट्स बना लो, बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। टॉपिक नंबर 2.5 2.5 हिंद प्रशांत महासागर पहल, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। देखो, इसको ना 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए दोबारा से न्यूज़ में आया था। आपको पता है 2019 में भारत ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था ना, उसमें भारत ने इसको लॉन्च किया था। और ये ना भारत के अंतर्राष्ट्रीय, मैं आपको कहूँगा इंटरनेशनल ओशियन लेवल के जो रिलेशंस होते हैं ना, उनको और मजबूत बनाने के लिए था। इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही में 2023 में हमारे जो विदेश मंत्री थे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने भी इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ना, इसमें सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। देखो, सोचिए, इस पहल से न केवल हमारी आर्थिक साझेदारी मजबूत होती है, बल्कि हमारी सुरक्षा और हमारी जो सामरिक संबंध होते हैं ना, वो भी और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है जी, सागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा और विकास, इंग्लिश में इसका बनता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, अब ये IPOI हिंद प्रशांत महासागर पहल क्या चीज़ है? ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव किसी कानूनी संधि से बंधा हुआ नहीं है, ये एक स्वैच्छिक समझौता है। ठीक है, ट्रीटी वाला नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं बनाई गई थी, इंडिया ने वॉलेंटरली किया था। इसका उद्देश्य है कि जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ना, इसमें सब मिलकर आज़ादी से रहें, खुलेपन में रहें और कानून के आधार की व्यवस्था को बनाए रखें। फिर चाहे भारत हो, जापान हो या फिर कोई भी दूसरा देश हो, इनमें ये सब बिना किसी बाध्यता के शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, इसकी शुरुआत वगैरह कहाँ हुई, कैसे हुई, उसका थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया था, थोड़ा और बता देता हूँ। साल 2019 में बैंकॉक में ईस्ट एशिया समिट हुई थी। ठीक है जी, उस टाइम पर ईस्ट एशिया समिट में 18 सदस्य जो जो देश है ना, उसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और बहुत सारे अन्य देश शामिल थे। इस पहल के तहत इन देशों के बीच में ना आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा था? देखो, इसका मुख्य लक्ष्य था कि ऐसे देशों के साथ वास्तविक सहयोग करना जो हमसे विचारों में मेल खाते हों। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें व्यापार, आर्थिक विकास और सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में मजबूती मिलती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाई है। तो जो IPOI की जो भावना थी ना, ये उसी को दर्शाता है कि इस तरह की साझेदारियाँ बढ़ें। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये जो विचार था, ये 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन सबके सामने रखा गया था। अब इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों और उसके साथ जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर समुद्र की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आर्थिक विकास के साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो, आप देख पा रहे हो ना, आप एक एग्जामिनर की, आप ना एक ऑफिसर की तरह सोचो अभी, थिंक लाइक एन ऑफिसर। आप कल को ऑफिसर हो, क्या आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे? क्या आप ऐसी नीति बना पाओगे? क्या आप अपने सीनियर को ये प्रपोज कर पाओगे? क्या आपकी बात कभी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएगी? थिंक लाइक एन ऑफिसर, एक अधिकारी कैसे सोचता है। ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस को वैसा बनाओ। अब आप देख सकते हो कि IPOI जो है हमारा,
ठीक है। सागर को भी एक बहुत विस्तृत रूप देता है, ठीक है, कई बड़े देशों के साथ लाने की कोशिश करता है। ऑलराइट। देखो अगर इसको हम भौगोलिक नज़रिए से देखते हैं ना, तो जो ये इंडो पैसिफिक भारतीय महासागर और जो प्रशांत महासागर है ना, इसको जोड़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें मलक्का जल संधि बड़ी अहम भूमिका निभाती है। जो मलक्का स्ट्रेट का एग्रीमेंट है ना, वो देखो यही वजह है कि यहाँ पर ना विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, और करीब 2/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था मौजूद है यहाँ पर, 2/3। 60% आबादी है यहाँ पे और 2/3 आर्थिक व्यवस्था मौजूद है। 2022 की ना यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार हर साल लाखों टन व्यापारिक सामान इस समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है। यहाँ से चाइना जाता है, इन देशों में जाता है, रशिया, कोरिया, जापान, सबका, ठीक है जी। तो ये इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राज्य ने इस पर और भी कुछ कहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में और होता। देखो अमेरिका ने इसमें अपनी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक रीजन है ना, हिंद प्रशांत महासागर का, जो इसमें भारत के पश्चिमी तट से लेकर अमेरिका तक इसको माना गया है। अमेरिका इंडो पैसिफिक कमांड सैन्य दृष्टि से इस इलाके पर बड़ा ध्यान रखता है, ठीक है जी। अब इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, IPOI के महत्व के बारे में, ठीक है। तो IPOI सिर्फ सैन्य या फिर रणनीतिक चीज़ों तक सीमित नहीं होता है। आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, है ना, इन तरह के विषयों को भी शामिल करता है। इससे पूरे देश में सहभागिता बढ़ती है और देशों में भरोसा भी मजबूत होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 2021 में जलवायु परिवर्तन और महासागरीय प्रदूषण के मुद्दे पर कई देशों ने IPOI के तहत चर्चा की थी, ठीक है जी। अब इस पहल से समुद्री सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में अलग अलग देशों की कोशिशों को एक दिशा दी जा रही है, जैसे कि AOIP। ये क्या होता है? एशियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, और IPU एक दूसरे के पूरक है, यानी कि साथ मिलकर चल सकते हैं। इससे सबकी ताकत एक साथ लगेगी और परिणाम बेहतर आएंगे, ठीक है। क्षेत्रीय खतरों से निपटना, ठीक है। देखो चीन की जो बढ़ती हुई मौजूदगी है ना इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, उससे कई देश सामरिक रूप से बड़े चिंतित हो गए हैं। भारत और वियतनाम ने 2020 के तहत, ठीक है, अपनी आपसी साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे सामरिक संतुलन भी बनाया जाता है और दोनों देशों की को आर्थिक लाभ भी होता है। समुद्री सुरक्षा के मामले में जब एक देश को समुद्री लुटेरों या अवैध मछली पकड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो दूसरे देश मदद कर सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। देखो इन दिनों ना जो क्वाड वाले जो देश है ना, तो 4 क्वाड का टॉपिक पढ़ा है हमने इसी वाले वीडियो में, है ना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके साथ मिलकर समुद्री निगरानी जैसे साझा अभ्यासों में शामिल होना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर दुनिया में जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं ना हमारे, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी मांग बढ़ने के साथ साथ हमारे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अब IPOI के तहत ऐसे संसाधनों के दोहन और साझा उपयोग पर देशों के बीच सहयोग हो रहा है, ठीक है जी। फिर IPOI की खासियत क्या है कि ये किसी एक संधि के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। ये बहुत खास बात है। अगर कल कोई नया मुद्दा सामने आता है ना, तो मान लीजिए पर्यावरण संकट हो गया, समुद्री प्रदूषण हो गया, तो यही फ्रेमवर्क अपने आप में बदलाव कर सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे लचीलापन बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जब आप भविष्य में नीतियाँ बनाओ ना, आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो कि मैं ऐसी नीति बनाऊंगा, इस तरह से सोचना शुरू करो। आपके विचारों के अंदर ये बातें आनी चाहिए, तब आप डिज़र्व करोगे ऑफिसर बनना। तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ना कि वो जो आप चाहते हो। और डिज़र्व करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ चुनौतियां भी आती हैं IPOI के अंदर, हिंद प्रशांत महासागर की इस पहल के अंदर क्या आती हैं। देखो हर एक स्तंभ के तहत क्या लक्ष्यों को पूरा करना है, इस बात पर स्पष्ट दिशा में कोई अभी तक काम नहीं किया गया, इसलिए भ्रम बना रहता है। कई बार अलग अलग मंचों पर अलग अलग संकल्प बन जाते हैं, ठीक है, जिससे तालमेल बड़ा मुश्किल हो जाता है। भू राजनीतिक तनाव, इंग्लिश में बोलते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन।
चीन को यह लगता है कि सारे देश उसे घेरने की रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में जो देश चीन के साथ कारोबारी रिश्ते रखते हैं वे सोच समझकर ही आईपीओआई से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि भू राजनीतिक की जो जटिलताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं उन देशों के लिए। संसाधन की कमी, अंग्रेजी में बोलेंगे रिसोर्स कंस्ट्रेंट। आईपीओआई के तहत प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कोई संयुक्त कोष यानी कि कोई फंड नहीं बनाया गया है। साथ ही कई देशों की तकनीकी या फिर बुनियादी ढांचों की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है भागीदार देशों की विनियामक व्यवस्था पर सामंजस्य की कमी। रेगुलेशन जो होती है ना, रेगुलेशन, उसकी हार्मोनाइजेशन नहीं होती। हर एक देश अपने नियम कानून बनाता है, उन्हें एक साथ लाना आसान नहीं होता है। चाहे वह समुद्री प्रदूषण हो या मत्स्य पालन के नियम, सब जगह अलग अलग मानक चलते हैं। क्षेत्र के सभी देशों को शामिल करने से जुड़े मुद्दे देखो, अभी इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलेंगे, इंक्लूसिविटी के इश्यूज। देखो मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश का बताया जा रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। कभी कभी आपको हो सकता है कि हिंदी का कोई कठिन शब्द ना समझ में आए तो इंग्लिश के साथ वो क्लिक कर जाएगा, इसलिए मैं दोनों बताते हुए चल रहा हूँ, मैं आपके लिए चीज़ें आसान कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो पहले किसी ने हिंदी में एक्सप्लेन करी है नहीं करी, मैंने चेक ही नहीं किया। मैं इस चैनल पर पहले सिर्फ इंग्लिश में वीडियो पोस्ट करता था, अब मैं हिंदी में करने लग गया हूँ। तो जो लोग यहाँ तक देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहना, मैं आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दूंगा। देखो अभी तक मुख्य रूप से जो पूर्वी एशियाई देश थे ना और जो कुछ पश्चिमी देश थे उनकी भागीदारी दिखती थी। अफ्रीका के जो पूर्वी तट वाले देश हैं ना और जो गल्फ सहयोग परिषद के सदस्य हैं, इस आईपीओआई से अभी तक पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं, जिससे आईपीओआई की व्यापकता पर एक सवाल उठता है। ठीक है, आसान भाषा में बता दिया। आगे की राह क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, वे फॉरवर्ड, और दूसरा क्या शब्द देते हैं इसको, रोड अहेड, हाउ टू मूव फर्दर इन दिस। ठीक है, तो विजन और व्यापक एजेंडा देखो, अगर हम एक मजबूत विजन स्टेटमेंट जारी करें तो सभी देशों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में हमें आईपीओआई के तहत क्या हासिल करना है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं समुद्री प्रदूषण को 20% तक कम करना हो, है ना, या फिर समुद्रिक व्यापार में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना हो। इस तरह के लक्ष्यों को तय करने में हमें एक दिशा मिल जाती है। फिर आता है प्रत्येक संबंध पर संवाद, इंग्लिश में बोलेंगे पिलर स्पेसिफिक डायलॉग्स। देखो जो भी स्तंभ होते हैं ना, हर एक स्तंभ के लिए कोई एक लीड में एक देश हो जो नियमित बैठकें बुलाए। ठीक है, इससे सबको पता होगा कि नया क्या हो रहा है और कैसे प्रगति हो रही है। उसमें हमारे पास ईस्ट एशिया मैरीटाइम फोरम है, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इस तरह के जो मंच है ना उन पर भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका खाड़ी सहयोग प्रदेशों में देशों के लघु द्वीपीय देशों की भागीदारी। ठीक है, अगर अफ्रीकी देशों में खाड़ी देशों को शामिल किया जाए तो पूरा इंडो पैसिफिक से लेकर अफ्रीकी तटों तक एक व्यापक नेटवर्क बन सकता है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर सबको फ़ायदा मिलेगा। फिर था समय समय पर सूचनाएं साझा करना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। अब टफ वर्ड लग रहा है तो इग्नोर भी कर दो। देखो हर साल अगर हम प्रगति की रिपोर्ट जारी करें ना, कितना हमने प्रगति करी, तो सब देशों को पता चलता है कि हमने पिछले साल क्या हासिल किया और आगे क्या करना है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भरोसा भी बढ़ेगा। फिर चलते हैं निष्कर्ष पर। ठीक है, निष्कर्ष हमारा क्या होने वाला है, देखो भारत की जो नीति है ना एक्ट ईस्ट वाली, ठीक है, उसका विस्तार ही है ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देशों के साथ मिलकर काम करना शामिल हो जाता है। अब ना समुद्री रास्तों की आज़ादी, सबके लिए सहयोगी वातावरण इस पहल की मूल भावना है। इसी कारण हमें संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री कानूनी संधि है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएन क्लॉज, ठीक है, उसको और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सम्मान करने पर जोर देना चाहिए। देखो देश की प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को साथ लेकर चलना ही हमारी आईपीओआई की सफलता का मूल मंत्र है। ये टॉपिक खत्म। अब हमारा टॉपिक नंबर है 2.6, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना।
तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम सुनते आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। यह प्रोजेक्ट 1995 के आसपास प्रस्तावित हुआ था और इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, गौर करने की बात यह है कि इसमें चारों देश, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और भारत, इन चारों देशों के बीच एक अहम ऊर्जा का लिंक बनता है। तो दोस्तों सोचो, अगर आप भविष्य के सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको ऊर्जा सुरक्षा, इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टॉपिक्स की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। तापी जैसी परियोजनाएं हमारे ऊर्जा आयात को मजबूत करने के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे सकती हैं। ठीक है, तो हुआ यूं कि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अफसरों ने एक पाइपलाइन को लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वे भी जल्द ही अपने क्षेत्र में पाइपलाइन का काम शुरू करने वाले हैं। अब इस इनॉग्रेशन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम में अक्सर करंट अफेयर से जुड़े ऐसे ही अपडेट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए तापी पाइपलाइन का ये ताज़ा घटनाक्रम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस परियोजना के बारे में और बातें जानते हैं। ठीक है, जिस वक्त सोवियत संघ का विघटन हुआ था और मध्य एशिया के कई नए देश उभरे, तभी से ऊर्जा के संसाधनों को दोहन करने की बात तेज हो गई थी। ठीक है, तपी पाइपलाइन उन्हीं चर्चाओं का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गैलकेंज गैस फील्ड से प्राकृतिक गैस निकालकर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचाना है। ठीक है, अब अगर आप इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में इंटरेस्ट लेते हो तो जान लीजिए कि यह पाइपलाइन सही तरीके से चल पाई तो भारत को एक लंबी अवधि तक गैस मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, गैलकेंश गैस फील्ड, गैलकेंश गैस फील्ड जो है ये गैस फील्ड काफ़ी नया है। ठीक है, ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी गैस मिलेगी। ठीक है, 2006 में इसको खोजा गया था। मैरी शहर से, एक मैरी वहाँ पर एक शहर है, वहाँ से कुछ 75 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े गैस के भंडार मौजूद हैं। इसके चलते तुर्कमेनिस्तान के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, यहीं पर पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हम इसमें, मोस्टली बातें यहीं पर होंगी। तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है ना। दुनिया के टॉप 5 गैस फील्ड को जब गिना जाएगा तो ये 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का अंदाज़ा और 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के कंफर्म्ड कमर्शियल रिजर्व हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा का मतलब है कि आने वाले दशकों तक ऊर्जा आपूर्ति की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ गैस नहीं है बल्कि लगभग 300 मिलियन टन तक तेल भी मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे विशाल संसाधनों के कारण कई देशों की रणनीतिक नज़रें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ठीक है जी, अगर हम पाइपलाइन की लंबाई देखें ना तो यह करीब करीब 1800 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ रिपोर्ट में इसको 1814 भी बताया गया है। ये तुर्कमेनिस्तान के गैलकिंश फील्ड से लेकर अफगानिस्तान के हेरात और कांधार से गुजरती है। ठीक है, ये रहा तुर्कमेनिस्तान में मैरी शहर की गैलकिंश गैस फील्ड से लेके अफगानिस्तान में हेरात और कांधार से गुजरती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान का क्वेटा और मुल्तान को पार करती हुई भारत के फाजिल का भारत का पंजाब का बॉर्डर है। जैसे अमृतसर बॉर्डर, अमृतसर के पास है ना वो, पाकिस्तान की साइड में वाघा बॉर्डर है। ठीक है, उस तरह से फाजिल का बॉर्डर पर भी परेड होती है, यहाँ तक ये लाइन पहुँचती है। ठीक है जी, अब 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल, सोचिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को कितनी मदद मिल सकती है।
हमारी इंडस्ट्रीज़ को सस्ता और लगातार मिलने वाला ईंधन मिल सकता है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है। अब हुआ ये ना, हमारा जो एशियाई विकास बैंक है, इंग्लिश में बोलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसमें वित्तीय मदद कर रहा है, पैसा दे रहा है, इस फंड उसको फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्रोतों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 9 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक मानी जाती है। मैंने बताया ना 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़। अब उसको 9 बिलियन यानी कि 900 करोड़, और ये डॉलर है। अभी इसको 80 से और गुना करना है, तब जाकर ये भारतीय रुपए में आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ रुपए, इतना जाएगा लगभग लगभग ये। तो यह आर्थिक निवेश न सिर्फ तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के लिए फायदेमंद रहेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। ठीक है जी। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी आर्थिक इंटरडिपेंडेंस अक्सर रिश्तों में थोड़ी स्थिरता लेके आता है। सोचिए, अगर पाइपलाइन के कारण दोनों देशों को वित्तीय फायदा होगा तो शांति और सहयोग की गुंजाइश बढ़ेगी। साथ में ही मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में चीन के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। ऐसे में तापी परियोजना का आना भारत को एक मजबूत रणनीति की पकड़ देगा। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि भारत की इंडस्ट्री को सस्ते ऊर्जा स्रोत की तलाश हमेशा रहती है। अगर तापी से रसोई गैस मिल जाए या फिर इंडस्ट्रियल गैस मिल जाए तो हमारी लागत कम हो जाएगी, तो महंगाई भी कम हो सकती है। तो इसमें भारत का व्यापारिक घाटा, जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, वो भी कम होने की संभावना है, क्योंकि तेल और गैस के आयात पर हम बहुत भारी खर्चा करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें लगातार और सुरक्षित स्रोतों से ऊर्जा मिलती रहे। अभी हम ज़्यादातर पश्चिम एशिया यानी कि मिडल ईस्ट के तेल और गैस पर निर्भर हैं। अगर तापी सफल हुआ तो यह हमारी ऊर्जा टोकरी बोलेंगे, एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा और क्लाइमेट फ्रेंडली बनाएगा। ठीक है। क्लाइमेट फ्रेंडली मतलब जलवायु के अनुकूल बनाएगा। ठीक है। क्योंकि जो प्राकृतिक गैस, कोयले जो होते हैं ना, ये थोड़े कम प्रदूषणकारी होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। तो देखो, आखिर में यही कहा जा सकता है कि जो पाइपलाइन है ना, ये दक्षिण और मध्य एशिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इतिहास बताता है कि प्रोजेक्ट में दिक्कतें बहुत आई है। सुरक्षा की चुनौतियाँ, वित्तीय अस्थिरता और राजनीतिक असहमति जैसे तमाम समस्याएं बार बार सामने आती रही हैं। तो यूपीएससी वगैरह जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते समय इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या हम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करके इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकते हैं? ठीक है। तो क्या हम अफगानिस्तान की स्थिरता पर निर्भर रह सकते हैं? सोचिए, ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। इस प्रोजेक्ट से जुड़े पहलुओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऊर्जा नीति, भू राजनीति, आर्थिक विकास, ये सब शामिल है। लिहाजा यह विषय आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, तीनों लेवल पर इस तरह के टॉपिक आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की, जिसे कहते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है 2.7.1 आईपीईएफ के बारे में। तो भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत कुछ विशेष समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो आईपीईएफ के बारे में क्या कहें। शुरुआत हुई थी 2022 में टोक्यो में। 14 देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। उद्देश्य क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति, समृद्धि। देखो, इंडो पैसिफिक नाम से कितने सारे शुरू हो रहे हैं ना। हमने आईपीओआई के बारे में पढ़ा है ना, आईओआरए भी कनेक्टेड था। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा एशियान के बारे में आइडिया लगा, है ना। क्वाड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आईपीईएफ, कितने सारे हैं जो हिंद प्रशांत महासागर पर बात कर रहे हैं। भविष्य में ये जो एरिया है ना, क्षेत्र हिंद प्रशांत का, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। ओके। तो हम बात कर रहे हैं आईपीएफ के बारे में। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उनके द्वारा 23 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। आईपीएफ के 4 अहम पिलर हैं, जिसमें से बेसिकली क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, सप्लाई चेन और ओवरआर्चिंग एग्रीमेंट। ठीक है। अब देखो क्या है ना,
क्लीन इकोनॉमी का समझौता पिलर नंबर 3 जो है ना, इसके तहत भारत और दूसरे देशों में साफ सुथरी ऊर्जा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ हमारे पॉल्यूशन कम होंगे बल्कि ऊर्जा के कई नए साधनों पर भी फोकस कर पाएंगे। खास बात यह है कि इस समझौते से हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है ना, इनको निवेश और तकनीकी मदद मिलेगी। अब आगे बात करते हैं आईपीएफ कैटालिटिक कैपिटल फंड की। ठीक है, पारदर्शी और पूर्वानुमित व्यापार एवं निवेश व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो एक फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट के अंदर ना भ्रष्टाचार से निपटना, टैक्स पारदर्शिता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इन चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इससे जो टैक्स चोरी होती है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे कर चोरी। हिंदी में टैक्स को कर बोलते हैं। तो कर की चोरी, वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ में ही विशेष जो और जो पहलू हैं उसमें गैर कानूनी संपत्तियों की रिकवरी भी आसान हो जाएगी। ठीक है, ओवर आर्काइंग आईपीएफ समझौता ये क्या चीज़ है? देखो, सीधे म्यूचुअल विश्वास बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी मंच बनाया गया। ठीक है, अब इससे हर पिलर की प्रगति को मॉनिटर किया जाएगा। इससे भारत की सप्लाई चेन में हिस्सेदारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये सहयोग हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगला टॉपिक है पैसिफिक आइलैंड फोरम। ठीक है जी, अब इस पर जब हम बात करेंगे तो ये 18 सदस्यों वाला एक संगठन है जो 1971 में बना है। हाल ही में इसने पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव के ऊपर बात की थी, पीपीआई, पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव को समर्थन दिया है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अब विश्लेषक यह मानते हैं कि यह कदम चीन के प्रभाव को संतुलित रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब सीन ये है कि जो द्वीपीय देश है ना, उनके सामने क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या आई खड़ी है, क्योंकि समंदर का स्तर बढ़ता जा रहा है, महासागर गर्म हो रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हर कोई तस्कर इन द्वीपों को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, अब बात आती है कि भारत पैसिफिक आइलैंड में अपने IPOI, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और हमारा जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है, उसके जरिए साझेदारी कर रहा है। अब इससे न सिर्फ हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है बल्कि समुद्री इलाकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का पूरा सार था। ये देशों के नाम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये देशों के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये याद करने की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और आप इनको याद करो। आगे बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है एक पैक्ट, एक समझौता फॉर द फ्यूचर ऑफ द UN समिट फॉर द फ्यूचर। बड़ा अजीब है ना, संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया है। ठीक है, छोटा सा ही है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोले जा रहा हूँ उसको सुनो। अच्छा, एक काम करो, इस वाले टॉपिक को ना बस आंख बंद करके सुनो, नीचे मत देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, इमेजिन करो जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर है ना, इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि हमारी जो 21वीं सदी में होने वाले सारे मुद्दे हैं ना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, संघर्ष, मानवाधिकार, इन सब का समाधान करना है। अब रूस के सहित रशिया के साथ में 7 देशों ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। मैं जो कहानी बोल रहा हूँ ना, अपने आप को इमेजिन करो मन में, ये सब कहानियाँ होते हुए रशिया को इमेजिन करो, 7 देशों को, कौन से हो सकते हैं इमेजिन करो, यूनाइटेड नेशन की कोई फोटो देखी उसको इमेजिन करो, कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद रखो। इस समझौते के तहत जो विकासशील देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है, ताकि वे अपने आर्थिक हितों को बेहतर तरीके से रख सकें। विकासशील मतलब डेवलपिंग होगा, मैंने गलती से डेवलप्ड बोल दिया। 2% मेरी हिंदी में कमज़ोरी मान के चलना, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज, भारत भी डेवलपिंग में आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी, छोटे देशों को और देखो डेवलपिंग कौन से हैं, बांग्लादेश डेवलपिंग है, यूरोप में कौन से डेवलपिंग होंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही न्यूक्लियर हथियारों के उन्मूलन की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
क्यों? ताकि भविष्य में परमाणु युद्ध की आशंका कम की जा सके। और सुनो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव अधिकारों का सम्मान करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और आदिवासी ज्ञान की रक्षा, इस तरह के बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। किसमें? पैक्ट फॉर द फ्यूचर में। भविष्य के मुद्दे हैं ना, ये 21वीं सदी के मुद्दे हैं ये। इसी के साथ बाहरी अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए और यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अब ये सभी बातें भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि संतुलन और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था कायम रह सके। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। देखो, इस टॉपिक को अब आप सडनली आंखें खोल ली ना अब आपने। अब आप इसमें जो भी यहाँ सब लिखा हुआ है ना, मैंने सब आपको आसान करके सुना दिया है। अब आप इसको पढ़ोगे ना एक बार खुद, आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो वही सब था। हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? तो ये जो सारा टॉपिक है ना, रिमेनिंग 3-4 सब अपनी आंखें बंद करके सुनो और इमेजिन करो कि आप उस जगह पर हो। फील दैट थिंग, ठीक है? मैनिफेस्टेशन समझते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग दीज थिंग्स। आप एक ऑफिसर हो, ज़रूरी नहीं है आप आईएएस ही हो। अभी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, तो अज्यूम योर सेल्फ एज एन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस का, विदेश मंत्रालय का एक बड़ा ऑफिसर अपने आप को मानो, जो भारत देश को दूसरे देश में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मान के चलो कि आपके आए दिन आप विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मिलते जुलते रहते हो और आपको इस टॉपिक की नॉलेज है या नहीं है। दूसरा टॉपिक, इसी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है? इंडिया जीसीसी अडॉप्ट एक्शन प्लान फॉर द जॉइंट एक्टिविटीज़। नाउ क्लोज योर आइज एंड कीप लिसनिंग। छोटा सा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? भारत और जो जीसीसी है, जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ठीक है? 1981 में रियाद शहर के अंदर खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया, ठीक है? कुछ देश इसका सदस्य हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई बोलते हैं, कतर, बहरीन, ओमान। क्या उद्देश्य था जीसीसी बनाने का? जीसीसी मतलब खाड़ी सहयोग परिषद। देखो, अपने सदस्यों के बीच उनके साझा उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता स्थापित करना, ठीक है? जीसीसी समझ में आ गया। अब ये टॉपिक क्या है? इंडिया और जीसीसी ने एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है जॉइंट एक्टिविटीज़ के लिए, संयुक्त गतिविधियों के लिए, ठीक है? इसमें स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। भारत का ना एक 3P फ्रेमवर्क बना हुआ है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, ठीक है? पी मतलब पीपल, लोग। पी मतलब प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। पी मतलब प्रोग्रेस यानी कि ग्रोथ, बढ़ावा, उत्पत्ति। अब इससे भारत और जीसीसी के संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे। देखो, अभी ना भारत की रणनीतिक साझेदारी में सऊदी अरब, यूएई और ओमान इन सब के साथ हैं। दोनों पक्षों का व्यापार करीबन 161 अरब डॉलर पार कर चुका है और बड़ी संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन जीसीसी के देशों में रहते हैं। कितने? करीब करीब मैं कहूँगा 80 से 90 लाख, ठीक है? अब ये जो एनआरआईज से आने वाला रेमिटेंस होता है ना, जो वो लोग उस देश में रहकर कुछ पैसा अपने घर परिवार वालों को भेजते हैं, ये इसका एक बड़ा हिस्सा जीसीसी के देशों से ही आता है। ऊर्जा के मामले में भारत इन देशों पर काफ़ी निर्भरता जताता है। अब यह एक्शन प्लान भविष्य में हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। हो गया है टॉपिक। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। एक टॉपिक और ऐसा ही करते हैं। देखो, अब आपको जीसीसी को आप इमेजिन कर रहे थे, कितना इजी था। यू टू फील दैट थिंग दैट यू आर प्रेजेंट देयर। फील योर सेल्फ जोग्राफिकली मूविंग। आप उस देश में वहाँ प्रेजेंट हो। अपने थॉट प्रोसेस को उतना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? अगला टॉपिक भी ऐसे ही करेंगे। छोटे छोटे हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, थोड़े से रह गए, बस 2-3 और हैं। नहीं है, 2-3 तो नहीं है, 5 से ऊपर है, बट कोई बात नहीं। इनको ऐसे ही करो, सुनो इनको। आंखें खोल के स्क्रीन को मत देखो, आंखें बंद करके आराम से बैठो, लेटो या सुनो, इमेजिन करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा याद करने में। 2.7.5 है, इंडिया ब्रुनेई दरुसलम एलिवेट देयर बायलेटरल टाइज टू एनहेंस्ड पार्टनरशिप। हिंदी में इसका मतलब है, भारत और जो ब्रुनेई दारुसलम है, इन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को
विस्तृत साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। ठीक है, ये पहली बार था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनई की द्विपक्षीय यात्रा पूरी की हो। देखो, दोनों देशों में ना 1984 से ही राजनयिक संबंध है, लेकिन अब ये रक्षा सहयोग, उपग्रह और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और आपसी आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों को और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखो, विशेषज्ञ मानते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित रखने के लिए भी ब्रुनई जैसे देशों के साथ साझेदारी बड़ी अहम हो जाती है। इसके अलावा करीब करीब 14,000 भारतीय वहाँ रहते हैं, जिससे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन को और मजबूत कर सकते हैं। सिंपल था ये टॉपिक, इतना ही था बस। अगला टॉपिक और भी छोटा होने वाला है, 2.7.6 भारत और डेनमार्क की हरित रणनीतिक साझेदारी, यानी कि इंडिया डेनमार्क की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी आप आंखें फिर से बंद रखो, अब इंडिया और डेनमार्क को इमेजिन करो। डेनमार्क आपके मानचित्र पर कहाँ है, वर्ल्ड के मैप पर कहाँ है? ठीक है, अब आंखें बंद करके सुनो, इमेजिन करो, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो, फील करो, उस चीज़ को महसूस करो। भारत और डेनमार्क के बीच 2020 में एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी। उसका मकसद है हरित विकास को बढ़ावा देना और एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करना। हाल ही में समुद्री संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कई सहमति पत्र साइन किए। सहमति पत्र मतलब एमओयू, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एग्रीमेंट, मतलब समझौते। अब इस पार्टनरशिप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पेरिस समझौते और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मिलकर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नया जोर पोर्ट कंट्रोल और मेरीन ट्रेनिंग, इस तरह के क्षेत्रों पर जोर दे रहे हैं। देखो, इससे ना भविष्य में कारोबारी के मौके खुलेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी तकनीकी भी साझा होगी। बस इतना सही है ये हरित रणनीतिक साझेदारी, आसानी से समझ में आ गया। अगला छोटा सा टॉपिक है G4 नेशंस। अभी अपनी आंखें आप फिर से बंद कर लो और इसको इमेजिन करना, G4 नेशंस क्या होंगे। G4 नेशंस यानी G4 राष्ट्र, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री की G4 के विदेश मंत्रियों से न्यूयॉर्क में एक मुलाकात हुई थी। देखो, G4 देश लंबे समय से UNSC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अब ये यूएन का जो सुरक्षा परिषद है, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 देश इसके सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 इसके स्थायी यानी कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 उसमें से अस्थायी होते हैं। आपको एक राज की बात बताता हूँ, सीक्रेट। ये जो यूएनएससी के अंदर ये जो 5 देश हैं, ये 5 परमानेंट कैसे हो सकते हैं? इन पांचों का कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखो, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस समय पर जिन देशों के पास ये जो परमाणु की शक्ति ना, न्यूक्लियर की शक्ति थी, वो उस समय केवल 5 देश ही थे। कौन कौन? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। तो उन्होंने आपस में मिलकर यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल बना लिया कि हम पांचों परमानेंट रहेंगे। जो 10 हैं वो टेम्परेरी हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन 5 की जो जो परमानेंट है ना, उनके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी जो G4 के 4 देश हैं ना, इनकी बार बार कुछ मांग रहती है, ठीक है। भारत ये चाहता है कि उसका भी इस परिषद में एक स्थायी स्थान हो जाए, परमानेंट प्लेस मिल जाए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक हैं और आबादी के मामले में वैश्विक स्तर पर एक अहम मुकाम भी रखते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा इंडियाज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी। देखो, भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी एक्टिव रही है। हमने लगातार कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, चाहे वह नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो। मिलिट्री डिप्लोमेसी का मतलब है कि हम अपने रक्षा संसाधनों और सैन्य क्षमता का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से करें। क्यों? ताकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, वो मजबूत हो सके।
अब इसके ना कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपसी विश्वास बढ़ता है, जिससे कि टकराव की संभावना कम होती है। दूसरा, हम तकनीक, प्रशिक्षण और नए रक्षा के उपकरणों की जानकारी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। इससे हमारी सेना ज़्यादा आधुनिक बनती है। हाँ, चुनौतियाँ आती हैं इस चीज़ में। भारत को अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। देखो, सुनो, आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह सोचो। साथ में ही कुछ पड़ोसी देश हमें अपना बड़े भाई मानकर हमें संदेह की निगरानी से देखते हैं। लेकिन देखो, समग्र रूप से अगर देखें ना, तो ये जो डिप्लोमेसी है, ये भारत की रणनीतिक बढ़त को बढ़ा रही है। अगला टॉपिक है हाल ही में हुई कुछ सैन्य अभ्यासों के बारे में। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि अलग अलग देशों के साथ सैन्य अभ्यास क्यों अहम है। अब जैसे वरुण है, ठीक है, भारत और फ्रांस का, भारत और ओमान, ठीक है, उसके बाद राफो, ठीक है, युद्ध अभ्यास होता है। इस तरह ही हमारे सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, अब वरुण 2024 में पहली बार हमारा P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो था वो यूरोप में डिप्लॉय हुआ, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह विमान पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन है। इस अभियानों की काफ़ी इसे अभियानों में काफ़ी सक्षम माना जाता है। देखो, इसी तरह मालाबार और इंद्र, इस तरह के अभ्यासों से हम अपने समुद्री और थल सैनिक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। यह सब मिलकर हमारे सुरक्षा कवच को और मजबूत करता है। अब एक छोटी सी न्यूज़ है ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम तक मदद पहुंचाई थी, जब वहाँ टाइफून यागी से बहुत भारी तबाही हुई। देखो, ये तरह के ऑपरेशंस ना आपको याद रखने हैं। ठीक है, यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा है, जहाँ पर हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मानवता आधारित सहयोग बढ़ा रहे हैं। फिर HADR होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो HADR का जो मिशन है ना, ये कोई कूटनीति नहीं है, बल्कि मानवता को केंद्र में रखकर भी किया जाने वाला एक अहम प्रयास है। फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, नॉर्दर्न यूनाइटेड। ठीक है, इसको नदर्न यूनाइटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैप, मानचित्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, चीन और रूस ने नदर्न यूनाइटेड 2024 के नाम से संयुक्त नौसैनिक और वायुसेना अभ्यास की घोषणा की है। अब ये सी ऑफ जापान, ठीक है, और सी ऑफ ओखॉट्स, ओखॉट्स बोल सकते हैं आप इसको, ओखॉट्स, ठीक है, इसमें होगा। इसमें दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग और मजबूत होगा। देखो, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओगॉस जो है ना, सी ऑफ जापान रशिया और कोरिया के बीच आ गया। ठीक है, सी ऑफ ओखॉस जो है रूस के उत्तर पूर्व में है, और इसे कामचातका पेनिनसुला और कुर्ली आइलैंड जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। तो यह कदम इस बात का संकेत है कि हम अपने मिलिट्री तालमेल को बढ़ा रहे हैं, जिससे दुनिया के दूसरे देशों की बारीकी से हम नज़र रख सकते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, देखो, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान की अगुवाई में एक नेटवर्क है, 1979। ठीक है, ईरानी क्रांति से पैदा हुआ था और माना जाता है। अब इसमें ना हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठन शामिल हैं। हिजबुल्ला, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हूती, ये सब मिलकर के बनाते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हिजबुल्ला लेबनान में सक्रिय एक शिया संगठन है, जबकि हमास फिलिस्तीनी सूत्री समूह है। इनका मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक असर भी रखता है। ये सारे समूह मिलकर पश्चिमी देशों और इसराइल की नीतियों का विरोध करते हैं। अब हमारा इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लास्ट टॉपिक आ गया है, बिल्कुल ख़त्म। देखो, FTI-TTP, ध्यान से सुना, FTI-TTP यानी कि ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ठीक है, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जून 2024 में शुरू किया गया था। अब तक 18,000 से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। देखो, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज बनाना, ताकि यात्रियों को लंबी कतारों में ना लगना पड़े। पहले फेज में इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक और OCI कार्ड धारक शामिल हैं,
दूसरे फेज़ में विदेशी यात्रियों को भी जोड़ा जाएगा। देश के कुछ 21 बड़े एयरपोर्ट्स पर इसे लागू किया जाना है। यह गृह मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोसेसिंग के ज़रिए यात्रियों को सुविधाएँ प्रदान करेगी। फिनिश। देखो दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आपको पूरे अपडेट्स पसंद आए होंगे। अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, तो इन विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार प्रीलिम्स और मेंस में इसी तरह के सवाल आ जाते हैं। और एक बात और, हमेशा सोचिए कि आप भविष्य के सरकारी अधिकारी हैं, तो देश और दुनिया के बीच के ये जो गैप है ना, इसको कम करोगे। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम क्लियर। लगातार बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? भरोसा मत खोना अपने आप पर, से हो जाएगा।